नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जब से 5 राज्यों में और केंद्र के अधीन चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल हुआ है, यानी बीती शाम को, तब से पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप देखने को मिल रहा है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मॉक ड्रिल हुआ क्यों है। हमारे यहाँ तो इसे रूटीन बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आगे भी इस तरह के मॉक ड्रिल होते रहेंगे ताकि जो आम जनमानस है, उसको प्रशिक्षित किया जा सके और किसी भी तरह के किसी भी तरफ से अगर कोई अटैक होता है, तो फिर उससे निपटा जा सके और तैयार रहे मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जिस जहाँ भी जो पोजीशन लेनी है उसके लिए। लेकिन पाकिस्तान इसको एक अलग तरीके से देख रहा है और उसका मानना है कि अ, मोदी पर कोई भरोसा किया नहीं जा सकता है। वो कब क्या कर दे। और इस बार तो वहाँ ऐसे-ऐसे बयान सुनने को मिल रहे हैं। मैं एक-एक करके वो सारे बयान आपको सुनवाऊँगा और मेरे साथ जो 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, धीरेन्द्र पुंडीर जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, फिर उनकी प्रतिक्रियाएँ भी इस पर लेंगे कि वहाँ पर माहौल क्या चल रहा है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। वहाँ एक लाल टोपी के नाम से मशहूर हैं जैड हामिद, और ये कभी राइफल टांग करके भारत को धमकाता है, कभी कुछ ड्रामे करता है, कभी कुछ ड्रामे करता है। लेकिन 6 और 7 तारीख की रात को जो 9 आतंकी ठिकाने, जिसमें लश्कर, जैश और हिजबुल के हेडक्वार्टर भी उड़ाए गए, और फिर 9 और 10 तारीख की रात को जो एयरबेस और कुछ इनके जहां परमाणु अस्त्र शस्त्र रखे हैं, वहां पर जो हिट किया गया या उसके आसपास जो हिट किया गया, उससे कितने आतंकित हैं, जरा आप भी सुनिए और दर्शक भी सुने, और इसके बाद फिर मैं धीरेन्द्र जी के पास आता हूं। सुन लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें। कौम देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। ट्रैक करके हमारे पावर ग्रिड्स को या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हो। चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज है वो ओवरवेलम हो जाएगी। कौम देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके। यानी इतने ये मैं इनका चेहरा भी दिखा देता हूँ। ये लाल टोपी के नाम से मशहूर है, जैड हामिद इसका नाम है, और ये काफ़ी बकवास करता है। और ये भारत के बारे में, ख़ास तौर से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ये काफ़ी बकवास करते हुए देखे गए हैं। एक इनके जनरल हैं और उस जनरल ने क्या कहा है, वो भी ज़रा सुन लेते हैं। Post Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory, but all of India and all of Pakistan. This is extremely detrimental to investments, trading, and development needs of 1.5 billion people of both countries. Secondly, in future, given the Indian policies and policies extremist mindset, absence of a crisis management mechanism may not give cessation of hostilities. They will be probably too late to avert damage and destruction. Post ये दोनों ऑडियो मैंने वीडियो नहीं सुनवाई क्योंकि कॉपीराइट का सवाल हो जाता है, लेकिन इनका भी चेहरा मैं दर्शकों को दिखा देता हूँ। ये जनरल हैं, एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं। ये दोनों आवाजें क्या शो करती हैं धीरेन्द्र जी? जबरदस्त हड़कंप है वहां पर।
दरअसल ये जिसको आपने पहले दिखाया वो लाल टोपी करके बहुत फेमस हो गया है, पाकिस्तान में भी है। और वो इतना फेमस हुआ कि एक बार जो है उसने ये जाके सऊदी अरब में कुछ बोला उल्टा सीधा, तो उसको पाकिस्तान के तमाम, आपको मिल जाएगा वो, पाकिस्तान के तमाम यूट्यूबर्स ने बताया कि कैसे उसको उल्टा लिटा के उसकी पैंट उतार कर उस पर बहुत बढ़िया तरह से छड़ियों से बजाया गया था, उसको ठीक से किया गया था, क्योंकि उसने इस्लाम का तरीका अरब वालों को समझाने की कोशिश की थी। वो पूरे में एक बड़ा पाकिस्तान के माइंड सेट का एक उदाहरण है। उसको लोग सुनते हैं, उसको ये मानते हैं कि वो बहुत मिलिट्री का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है और पाकिस्तान के लिए ये वो शख्स है जो गजवाए हिंद के लिए मुफीद है। कह रहा था कि वो गजवाए हिंद अब होना है, और जब हिंदुस्तान के उनको मोदी जैसे हुक्मरानों को जंजीरों से बांध के लाया जाएगा। तो दरअसल वो जब शुरू में जिस बहुत मतलब उसके बारे में वो एक बहुत ही बड़ा वहां पाकिस्तान के जो, मैं ये कहूंगा कि जो फैमिली है उनके लिए वो एक बहुत ही बड़ा जोकर है, जिसका वो गाहे बगाए इस्तेमाल करते हैं। उसको पहले स्टूडियो में बिठाया जाता था, फिर स्टूडियो से बाहर भगाना शुरू किया गया, तो वो अब अपने अलग अलग जगह पर जाकर इस तरह के बयान देता है। दरअसल उसने, आपने देखा होगा किस तरह, तो उसको वो गन मिली थी, वो गन टॉय गन थी या क्या थी, उस राइफल को लेकर वो तैयारी कह रहा था कि सब लोग निकल जाओ। और फिर उसके बाद जैसे ही उसने ये देखा कि ये यहाँ इतना ज्यादा अटैक अंदर तक हो गया, तो उसकी वो जो हवा थी, जो फर्जी उसने बनाई थी, वो भी निकल गई। मतलब आपको इतना तो इंतजार करना चाहिए था कि भारतीय फौजें अभी अंदर नहीं घुस रही हैं, फिजिकली अंदर नहीं पहुंच रही हैं, लेकिन उसका डर, दरअसल इस तरह के लोग जिनको बहुत वो कहा जाता है कि ये बोलते उस तरह से हैं कि इनकी पेंटे गीली हो जाती हैं, अगर कोई जरा सा भी जिसको ये धमकी दे रहा है वो सामने खड़ा दिख जाए, तो पूरी तरह जिस जनता का बयान सुना है, वो बयान बहुत ही ज्यादा चर्चित हो रहा है, और जो टांगे कांप गई थी उससे ये ही लेवल का ये पूरा बयान है, और ये बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक खौफ है कि मैं एक बार से उसमें बाकी तमाम लोग कि वो हुक्मरान या लोग जो इसमें मिलिट्री के अफसर्स हैं, वो अपनी जनता को तो बेवकूफ बना सकते हैं, खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते। उनको ये मालूम है कि किस तरह से रहीम यार खान से लेकर लाहौर तक तमाम जगह पर उनके एयरफील्ड पूरी तरह खत्म करने की स्थिति में था। अगर भारत चाहता तो वो उनको पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। भारत अगर चाहता तो उन पर जहां उसने अटैक किए उनके तमाम तमाम उनकी एयर पावर को वहां खत्म कर सकता था। 10 मई का अटैक यही साबित करता है। तो लिहाजा इस तरह की घबराहट, इस तरह की कपकापाहट आपको वहां उनके अंदर दिखाई देती है। जो 5 स्टार जनरल बनाने की कोशिश थी, वो अपनी जनता के को एक तरह से भ्रम के उसमें डालने की। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान अब पानी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव, अभी मैं उनकी तरह नहीं कह रहा हूं कि पानी रुक गया है और तमाम चीजें जो बहुत सारी खबरें आ रही है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अभी हमने सिर्फ डिसिल्टिंग की है। डिसिल्टिंग से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारी कैपेसिटी थी हम उस कैपेसिटी को रोक सके, हाल्ट कर सके, और फिर जब लगे हम उसको छोड़ सके। तो ये एक बहुत मिनिएचर सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसने भी पाकिस्तान को ये बता दिया कि पाकिस्तान की जुगलर वेन हिंदुस्तान के हाथ में है। और हमारे यहाँ कहा जाता है, वो उसमें प्रेमचंद लिखते हैं कि जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हो, जिस पांव के नीचे गर्दन दबी हो, उसको सहलाया जाता है, उस पर चूटा नहीं जाता। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफियों में ये हालत कर दी, और इस तरह की ये जो घबराहट है ये आपको तमाम जगह दिख रही है। भले ही वहां की जनता मस्त होके नाच रही हो, तो ये वही जनता है जो 16 दिसंबर 1971 को भी 11 बजे तक भंगड़े डाले हुए थी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना दिल्ली का लाल किला वो और आगरा का ताजमहल उसको बस देने वाली थी। तो ये उसी तरह के लोग हैं जो आगरा के लाल ताजमहल और लाल किले के लिए, दिल्ली के लिए पाकिस्तान लाहौर में टिकट बांट रहे हैं कि अब ये टिकट आपको यहीं से खरीदना पड़ेगा वहां जाने के लिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। वीरेन जी, एक और आवाज सुनाता हूँ। वहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं एक, क्या कह रहे हैं, इंटरव्यू कर्ता से क्या कह रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं, वो जरा मैं आपको और दर्शकों को सुनवा देता हूँ। वो भारत की जो इकोनॉमी है उसको इंडियन फौज के बजट के बराबर हो जाए, उसका मुकाबला करने की कोशिश की जाए, तो उसमें पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट ही गलत है कि किससे कंपेयर करना है आपने।
आपके फौज के बजट का बेस क्या होगा ये बताइए ना। क्या आपका प्रेमाइज क्या है? इंडिया से लड़ना है? सवाल बताओ, जवाब बताओ ना पहले। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 टाइम है, आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर। तो फिर तो अगर नहीं लड़ना नहीं चाहते, चलो बराबरी करना चाहते हो, ख्वाहिश तो है तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं नहीं, है ना? तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रिवाइज बात से निकाल दो कि हम इंडिया से लड़ सकते हो, ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। हाँ, अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम बम चला देंगे, ये इस डिटरेंस है हमारे पास। मगर ये हम अगर कह दें कि हम उतने ही टैंक लेंगे, हम उतनी आबदोजें लेंगे, हम उतनी जहाज लेंगे जो इंडिया ले रहा है, तो हम बेवकूफ है ना। हम क्यों ये बात करते हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्यों करी जा रही है? पाकिस्तान में ये बात क्यों की जाती है? क्या लोगों को भूखा मारेंगे आप इस बात के ऊपर कि आपकी आखिरी जंग कब हुई थी? 71 में। 71 कारगिल वॉर भी कहते कारगिल में क्या वॉर है यार? 43 में हुई, 73 में हुई, 71 में हुई थी ना। आप 40 साल से फौज समझते हैं पाकिस्तानी फौज का वो कह रहा है कि 7 गुना तो बजट है, और तुम अगर मिलिट्री का बजट बढ़ाओगे तो पाकिस्तान को भूखा मारोगे क्या? बाकी पब्लिक का गला घोट दोगे क्या? लड़ पाओगे क्या भारत से? जी वीरेन जी। जैसे हमारे यहाँ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ 2 बोर्ड हैं, वहां पे एक ही है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये उसका चेयरमैन रहा है। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो है ये नस नस जानता है, और ये हमेशा खरी खरी बात करता है, इसके लिए वहां इसकी आलोचना भी होती है कि यार तुम इतना ज्यादा मत बोला करो। तो और ये जो है उसने आईना दिखा दिया कि भाई तुम्हारी और आज ही जो है आरपी गोयनका ने एक ट्वीट किया है कि जो अडानी का जो टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। पाकिस्तान में कुल 3 पोर्ट हैं, अकेले अडानी के पास 15 पोर्ट हैं इंडिया और देश के बाहर मिला करके। तो और तो अब आप समझ लीजिए कि उनकी स्थिति क्या है लड़ने की। और आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़े ऑथर हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर के एक्सपर्ट हैं, जोरावर दौलत सिंह, उन्होंने लिखा है कि ये जो हुआ है मामला अभी ऑपरेशन सिंदूर का, इसने अमेरिका और चाइना को एक मंच पे ला दिया है। और उनका ये कहना है कि हमें पाकिस्तान को बचाना है और इंडिया को साउथ एशिया की अकेली रीजनल पावर नहीं बनने देना है कि जो यहाँ को डिक्टेट करे। तो और जो 2019 में जो पुलवामा का जो आतंकी हमला हुआ था, और जिस तरीके से भारत ने घुस के हमला किया था बालाकोट में, इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहना शुरू किया था कि घर में घुस के मारना हमारा सिद्धांत है। तो पाकिस्तानियों को ये उम्मीद नहीं थी कि ये कभी ऐसे घर में हमारे घुस के आएंगे कि हमारे 11 एयरबेस तबाह कर देंगे। और पाकिस्तान को ये अच्छी तरह बता दिया गया है कि जब कोई ऐसा मामला ब्रिंक पे आएगा तो कोई भी तुम्हारा आका तुमको बचाने नहीं आ पाएगा। और जिस पाकिस्तानी जनरल का वीडियो आपने भी सुनाया, उसको मैंने भी सुना है, उस वीडियो में उसने कहा है कि इंडिया की अब जो स्ट्रेटेजी है, तो उसने थ्रेशोल्ड इतना नीचे कर दिया है, दहलीज को इतना नीचे कर दिया है कि पहले तो जो प्रोवोकेशन पॉइंट था कि हमने आपको झापड़ मारा तो आप भड़क गए, अब तो ये है कि पैर से पांव छू गया तो इस लेवल पे आ गया है दहलीज। और उसने ये कहा कि जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को किया है, उससे ग्लोबल पावर्स को इंटरवीन करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। तो वो ये कहने, तो इसका मतलब वो ये संदेश दे रहा है कि अब हम कुछ भी कर ले, चाइना अमेरिका हमको बचाने आए, इसके पहले भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी हमारा काम तमाम कर देगी। और एक बहुत कुछ हो चुका होगा तब तक। एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे पाकिस्तान में इस बात को लेकर के बहुत दहशत है। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के ऊपर खड़े होकर के पाकिस्तान को चेतावनी दी
और ये कहा कि भाई नेवी को मौका नहीं मिल पाया इस बार, तो अगली बार तो नेवी को मौका मिलेगा। तो एक देश का रक्षा मंत्री जिसका इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है, जिसका रक्षा बजट $90 बिलियन हो गया है, पाकिस्तान का 8 बिलियन है, उसका रक्षा मंत्री अगर INS विक्रांत जिसपे फाइटर जेट खड़े हों और फाइटर जेट पे जो है घातक ब्रह्मोस मिसाइल उस पे से लैस खड़े हों, आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के जनरल को संदेश मिल गया ना। तो भारत, और ये केवल भारत पाकिस्तान के लोगों को समझ में आ गया, भारत में कुछ लोग इतने ज्यादा अति उत्साही लोग हैं, या मैं कहूंगा इमोशनली वो इतने ओवरलोडेड हैं कि 10 तारीख को उन्होंने ट्वीट करके विदेश सचिव विक्रम मिश्री को गाली देना शुरू कर दिया। अरे भाई, जरा रणनीति को, युद्ध नीति ये आम आदमी का विषय नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन भारत के रक्षा मंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री के टेबल पर है, आपके पास उसका जो है 0.001% नहीं है। तो जरा जी इस मामले पे ज्यादा भावुक ना बने। आपका राष्ट्र के प्रति निष्ठा, आपका समर्पण, आपका कमिटमेंट का सम्मान है, लेकिन भारत की सेना, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सिक्योरिटी लीडरशिप जानती है उसे कब क्या निर्णय करना है, क्या राष्ट्र के हित में सबसे बेहतर हो सकता है। तो कृपया करके उसको काम करने दें अपना। और सही है। पाकिस्तान के ऊपर भारत ने जो तलवार लटका रखी है, जिसको बोलते हैं डेमोक्लिस स्वॉर्ड, जो लटकी हुई है, ये पाकिस्तान का इलाज करने के लिए काफी है। एक बार जरा धीरेन जी को जोड़ लेते हैं, उनको जाना भी होता है। धीरेन जी, आप अगर देखें, जी आप अगर देखें तो इधर जब ये पहलगाम हुआ था तो ममता बनर्जी चुप थी, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और ऐसे कई नेता थे। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो ये सब अपने एक खास अंदाज में उस पर कुछ-कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। आज अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे और उन्होंने ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कहा है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला हुआ तो ममता बनर्जी चुप रही, अब ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक को खुश किया जा सके। ये जो ग्रंथि है हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों की, इससे कभी ये लोग उबर पाएंगे क्या? कि जब तक उनको एक मुश्त वोट मिलता रहेगा और बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं देखेंगे उस तरह से होते हुए कि एक पूरा बदले में उनको नुकसान हो रहा है। अगर पॉलिटिकली नुकसान होगा तो वो बदल सकते हैं, लेकिन चूंकि पॉलिटिकली नुकसान उनको हो नहीं रहा है और बंगाल को उन्होंने इतने अवैध किले में तब्दील कर दिया, उनके पास 27 से 31% एक वोट बैंक है जो इस तरह की है। ये जो ममता बनर्जी जिस तरह से वहां इस पूरे उस समय इसलिए रहे, आपने देखा होगा जो रीजनल पार्टीज थी, जो क्षेत्रीय दल थे, उन्होंने शुरुआत में कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो इसको देखते थे, इसको समझते हैं। मैं फिर भी मानता हूं कि उनकी नब्ज जब मुकाबले कांग्रेस पार्टियों के ज्यादा अपने मतदाताओं के करीब है। लेकिन जैसे जैसे बंगाल चुनाव चढ़ने लगा, आप देखेंगे ममता बनर्जी अपने उसी पुराने रूप में लौट आएंगी और वो पूरी तरह से इस मामले को वो हो सकता है कि कल को अब सबूत मांगने पे उतर आए। वो ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे आरोप लगाएं, क्योंकि अभी अभिषेक बनर्जी बाहर राष्ट्र का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने काफी उसके साथ जो है दमदारी जिस तरह सभी लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि बाहर वो एक भारतीय के तौर पर है। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटेंगे, हमको कुछ और इसमें नए समीकरण जोड़ेंगे, कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अभी इससे आगे जाएंगी, क्योंकि उनकी सत्ता का आधार वही है और लोकसभा में ये बात स्टेब्लिश हो चुकी है। आज मैं अमित शाह के उन हमलों को देख रहा था, लेकिन वो रेटोरिक ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि बंगाल में उनको कुछ और सोचना होगा। बंगाल में उनको नॉर्थ बंगाल के उस गढ़ को जिसने उनको पिछली बार ठोक के वोट दिया था, लेकिन लोकसभा में उसका उलट दिखा था। मुझे लगता है कि कुछ और होगा और ममता बनर्जी इस
प्रवृत्ति को जानती हैं कि किस तरह से आतंक को वोट में बदलना है, तो वो उसका इस्तेमाल कर रही हैं और धीरे-धीरे हम देखेंगे इसमें और ज़्यादा मुझे लगता है कि तेज़ी आएगी। जी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी आपका। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल चैनल है उनका और आप लोग वहाँ जाकर के उसे सब्सक्राइब भी करें और देखें भी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। वीरेन्द्र जी के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। जी। वीरेन्द्र जी, ये ममता बनर्जी के लिए या कुछ दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के लिए पार्टी हित सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि नहीं है क्या? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डे वन से लगातार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र हित पहले है, दल हित बाद में है। और उन्होंने ये भी कहा है, साफ-साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस के लिए और क्षेत्रीय दलों के लिए परिवार हित पहले है, राष्ट्र हित बाद में है। आप देखिए पिछले 1 महीने से 22 अप्रैल से लेके अब तक कांग्रेस का क्या बिहेवियर है। कभी वो कहते हैं कि वो पहलगाम के में जिन आतंकवादियों ने मारा था वो कहाँ गए। कभी जयराम रमेश कहते हैं कि आतंकवादी भी घूम रहे हैं और सांसद भी घूम रहे हैं। यानी जो भारतीय सांसदों का डेलीगेशन जो 30 देशों में जा रहा है, उनकी तुलना वो पहलगाम के आतंकवादियों से कर रहे हैं, अभी जिन्होंने जेट की 26 संख्या हिंदुओं को पूछते हैं कि कितने जेट गिरे हैं। और कि उन्होंने कितने हिंदुओं को मारा। वो अपने सांसदों को भी आतंकवादी कह रहे हैं। उसमें शशि थरूर भी हैं, उसमें भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद भी हैं, उसमें भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा भी हैं और उसमें चंडीगढ़ के एमपी कांग्रेस के मनीष तिवारी भी हैं। उनको भी जयराम रमेश आतंकवादी कह रहे हैं। और जबकि कांग्रेस के नेता भी जो है पार्टी को ये आगाह कर रहे हैं कि ये जिस तरीके से आपने जयशंकर को मुखबिर कहा, फिर जयशंकर को आपने जयचंद कहा, ये बहुत घातक है और जनता इसको पसंद नहीं करेगी। नेताओं ने ये भी आगाह किया अपने नेतृत्व को कि एक मुद्दा क्या एक उसकी इलास्टिसिटी होती है। जैसे कुछ होता है ना, मोजा है या ये और चीजें जिसमें होती इलास्टिक, अगर एक सीमा से ज्यादा उसको आप स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएगा। उनका कहना है कि अगर एक सीमा से ज्यादा खींचेंगे तो जो ओरिजिनल पॉइंट को ही वो हर्ट करेगा। लेकिन राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। और कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1969 में कांग्रेस को तोड़ करके और उसके जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को खत्म करके इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को एक परिवार की जो दासी बनाने का जो काम शुरू किया था आज से करीब 55 साल पहले, उसके दुष्परिणाम आज सामने आ रहे हैं। आप देखिए बीजेपी में कोई भी काम होता है संगठन का या सरकार का, तो उसमें सबकी स्पष्ट जिम्मेदारियां निर्धारित हैं। अगर बीजेपी ने ये घोषणा की कि 13 मई से 23 मई के बीच में सिंदूर या वो हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे पूरे देश में, तो ये बीजेपी की लीडरशिप में पूरे प्रदेश से इसका फीडबैक लिया गया, फिर उसकी स्ट्रेटजी बनी, फिर एक राष्ट्रीय महामंत्री ने उसको अनाउंस किया, फिर पूरे देश में हर राज्य में हर जिले में पार्टी इकाई उस प्रोग्राम को सफल करने में जुट गई। एक वहां मैकेनिज्म है। कांग्रेस में कहने को तो एक निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन पूरी पार्टी राहुल गांधी की ओर देखती है कि भाई राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं, राहुल गांधी क्या चाहते हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। तो जिस पार्टी का जैसे एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तो उसको ये मालूम है कि किस जिले में किस क्षेत्र में कौन सी क्या घटना होगी, तो मेरा रिस्पांस क्या होना चाहिए। वो इसके लिए लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री की ओर नहीं ताकता है। ये उसका एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन कि ये कार्रवाई ये हुआ तो ये हमें करना है। तो ये अगर संस्थागत सिस्टम अगर स्ट्रांग होता है तो पार्टी का सिस्टम अपने आप काम करता है। अगर नहीं होता है तो फिर आप देखते हैं कि जो एक परिवार का आदमी है वही समाजवादी पार्टी में है, वही तृणमूल कांग्रेस में है, वही कांग्रेस में है, वही डीएमके में है। बीजेपी में ऐसा नहीं है। वहां पार्टी एक व्यक्ति पे निर्भर नहीं है, पूरी एक उनकी सेंट्रलाइज एक उनकी सेंट्रल लीडरशिप है। एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एक हायरार्की है, उसके आधार पर फैसले होते हैं।
तो कांग्रेस की ये कमजोरी अब सामने आ रही है। जो उनके कार्यकर्ता और जो उनके जो टीवी चैनलों पे जो उनके पैनलिस्ट आते हैं, आप देखिए वो कितनी भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। सही। और अगर ये खबर आई कि इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है, तो कह रहे हैं कि ये डाटा फर्जी है। पर कैपिटा इनकम क्या है? अरे भाई, ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ है, हमारी आबादी 140 करोड़ है। तो वहां पे पर कैपिटा इनकम $35,000 होगी पर कैपिटा इनकम, हमारे यहाँ 2,500 ही होगी। हमारे यहाँ भी अगर आबादी 6 करोड़ होती तो हमारे यहाँ भी पर कैपिटा इनकम होती $40,000 पर कैपिटा इनकम होती पर ईयर। तो ये इतने एब्सर्ड, इतने बेतुके तर्क लाते हैं कि कहीं नरेंद्र मोदी के पीछे जनमत एक बार फिर से ना इकट्ठा हो जाए, इसको रोको। ये उनकी चुनौती है, ये उनकी चिंता है। बिल्कुल। एक जो यहाँ पर चर्चा चल रही है आजकल के पाकिस्तान अगली गलती कब करेगा? हमारे सेना के भी जो पूर्व अफसर हैं उनका कहना है कि पक्का करेगा, और पाकिस्तान सरकार अपनी तरफ से इनिशिएट ना करे, सेना भी डरी हुई है। अभी उसको जितना नुकसान उठाना पड़ा है उसकी भरपाई में ही 2 से 3 साल लग जाएंगे। सेना भी ना करे तो वहां के जो आतंकवादी हैं वो कर देंगे इस काम को। अभी मैं एक रिपोर्टर की रिपोर्ट देख रहा था। ये बहावलपुर की वो मस्जिद है, मदरसा है जिस पर अटैक हुआ है, और वहां पर रिपोर्टर जो आसपास खड़े हुए लोग थे उनसे चर्चा कर रहे थे। अब देखिए उनमें से एक का क्या कहना था। गलत बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं भाईजान? ये जो के लिए हमारी मस्जिद पे ईद नहीं, इसलिए हमारी तरफ त्योहार किया, और इंशाल्लाह इसका बदला लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। इंशाल्लाह हरकत नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह इसका बदला लिया जाएगा। अभी 2 घटनाएं और हुई हैं। एक लाहौर में हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद की रैली हुई है जिसमें पंजाब के विधानसभा के स्पीकर भी मंच पर मौजूद थे। दूसरे, मसूद अजहर का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें ना छेड़ो, हम लाशें ढोते ढोते, खून देखते देखते पागल हो चुके हैं, और अगर हमारी तवज्जो आपकी तरफ हो गई तो आपका नामो निशान मिट जाएगा। ये जो जमातें वहां पाल रखी हैं इन्होंने, ये तो गलती करेंगे, और उसके बाद क्या होगा भट्ट साहब? देखिए, पाकिस्तान का पाखंड आप इससे समझिए कि वो खुद तो एक जिहादी जाहिल इस्लामिक स्टेट बन गया है, और पूरे मुल्क को उसने जो है मजहब का को उसने एकदम जहर में बदल दिया है और लोगों को पागल कर दिया है। लेकिन इंडिया में वो चाहता है कि यहाँ की सरकार सेकुलर बनी रहे, और इंडिया में उसकी जो पहली पसंद पार्टी है वो है कांग्रेस, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव। अब तो वहां का एमपी जो है वहां की नेशनल असेंबली में भी हाँ, पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये बात कहते हैं। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान की समस्या ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 60 सालों से, या बल्कि कहें आजादी के तुरंत बाद, इन जिहादियों को अपनी सेना का हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया है। केवल अंतर ये था कि वो पाकिस्तान सेना की वर्दी नहीं पहनते थे। आपने देखा होगा बहावलपुर और लाहौर मुरीदके में हमले के बाद जो मौलवी मारे गए, और मौलाना मसूद अजहर के बहावलपुर के हमले में जो उसके परिवार के 14 लोग मारे गए, जब उनका फ्यूनरल हो रहा था, जब उनकी जो है जो दफन के पहले जो कुरान का पाठ होता है, तो वहां पे पाकिस्तान, उनके ताबूत के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लपेटा गया था। वहां पे पाकिस्तान की फौज के जनरल उसको कंधा दे रहे थे। यानी आपने उनका जो उनका फ्यूनरल है वो राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया। जो एक आपके फौज के सिपाही का, फौज के अफसर का जो जंग में मारा जाता है, आपने उसको वही सम्मान दिया। और भारतीय संसदों का जो डेलीगेशन जो 30 देशों में गया है, वहां पर जाकर के उन्होंने ये फोटो भी दिखाई है कि देखिए साहब, ये जो आतंकवादी या जो जिहादी हैं, ये कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये बाकायदा पाकिस्तानी सेना द्वारा पाले गए ये पुष्पित, पल्लवित और ट्रेंड उनकी रेगुलर आर्मी का हिस्सा हैं। और ये केवल बस वर्दी नहीं पहनते आर्मी की, बाकी सब ये वही हैं।
तो भारत ने ये बात तो साबित कर दिया। और लेकिन और एक अंतर है इसमें, जो वास्तविक फौजी होता है वो थोड़ा लॉजिक और रैशनैलिटी के साथ उसका दिमाग काम करता है। लेकिन ये जो जिहादी हैं, आपने ट्रक की ओवरलोडिंग सुनी होगी, इनके लिए मैंने नया शब्द गढ़ा है कि ये लोग इमोशनली ओवरलोडेड हैं। और इन्होंने अपनी सारी समस्या अल्लाह के को आउटसोर्स कर दी है कि अल्लाह आएगा। और वो जो जैद अहमद का वीडियो आप सुना रहे थे, वो तो इतना बड़ा जोकर है, पाकिस्तान के लोग भी हंस रहे थे। वो कह रहा था कि हमारे रसूल ने आकर के धरती पर पाकिस्तान के सारे एयरबेस की हिफाजत की है। वो बकायदा धरती पे आए थे और उसको उन्होंने बचाया है। पाकिस्तान के लोग भी हंस रहे थे कि ये आदमी ऐसा मजाक बनाता है हमारे मजहब का, बाकी दूसरे लोग क्या मजाक बनाएंगे जो खुद जैद हामिद कर रहा है। मतलब उनको भी, लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि हर मामले में मजहब क्यों ले आते हो भाई। तो पाकिस्तान के संग समस्या ये है कि झूठे नैरेटिव को आपने पूरी जनता को बेच दिया। और आपने इतना ज्यादा बेच दिया कि हमारी जो है फतेह हो गई, ये युद्ध हमने जीत लिया। आपने उस जोकर सैयद मुनीर, जो आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उसको आपने फील्ड मार्शल बना दिया और वो आजीवन जनरल रहेगा। वहां के लोग उसको कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि ये फील्ड मार्शल नहीं है, ये फील्ड मार्शल है। तो सही है। केवल जनता को ये भरोसा दिलाने के लिए कि जंग आपने जीत ली है, आपने जो है उसको जो है प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। और ये पाकिस्तान के तीसरे फील्ड मार्शल हैं। इसके पहले दो और हो चुके हैं, एक शायद वो हुए थे अयूब खान, और एक और हुए थे। तो ये सब जो बस अयूब तमाशा, खान के बाद ये दूसरे हैं। हाँ दूसरे होंगे, अयूब ये खान वेरी के करेक्ट। बाद दूसरे। तो ये जो तमाशा पाकिस्तान कर रहा है केवल अपने देश की जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए कि हमने युद्ध जीत लिया। लेकिन सवाल ये है कि रावलपिंडी में जो इतनी घनी आबादी है, बहावलपुर में जो इतनी घनी आबादी है, लाहौर में मुरीदके में जो इतनी घनी आबादी है, चकलाला में, सरगोधा में जो इतनी घनी आबादी है, रहीम यार खान में, जो सब जो जो जिन घनी आबादी के इलाकों में जो एयरफोर्स के बेसेस बर्बाद किए गए हैं और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो ध्वस्त हो गई हैं, खंडहर में बदल गई हैं, वो तो वहां के लाखों लोगों ने देखा है। और दूसरी बात ये जमाना इंटरनेट का है, ये जमाना सोशल मीडिया का है, ये जमाना जो है फेसबुक का है, व्हाट्सएप का है, और सोशल मीडिया साइट्स एक्स है, ट्विटर का है। तो अब और पाकिस्तान में भी बहुत लोगों के पास जो है स्मार्टफोन है, उनके फोन में भी इंटरनेट है। तो अब इंफॉर्मेशन हर जगह पहुंच रही है। आप केवल मजहब की खुराक पिला करके अब लोगों को बेवकूफ बना के नहीं रख सकते। और जैसे जैसे पाकिस्तान की पोल खुलेगी, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया से बदला लेने का दबाव बढ़ेगा। आप देखिए, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, और उनके सामने जो पानी का संकट है वो खबरें आप देख ही रहे हैं। पानी का संकट इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, रावलपिंडी में है, यहाँ तक कराची एयरपोर्ट के वॉशरूम में भी पानी नहीं था। वो तो पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस का वीडियो तो दुनिया में वायरल हुआ, देखा होगा आपने भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। पाकिस्तान और अब धीमे धीमे उनका वहां पे जो ताजा संकट पैदा हो रहा है, वहां पे दवाइयों का स्टॉक बिल्कुल खत्म हो गया है। दवाइयों के लिए पाकिस्तान लगभग 100% भारत पे निर्भर है। इवन अमेरिका में भी जो 50% दवाइयां बिकती हैं, जेनरिक दवाइयां, वो इंडिया से ही जाती हैं। और ये लोग जानते होंगे कि इंडिया को कहा जाता है कि ये दुनिया की फार्मेसी है। तो पाकिस्तान में दवाइयों का संकट है, पाकिस्तान में पानी का संकट है, पाकिस्तान में महंगाई का संकट है, पाकिस्तान में सेना के ऊपर जनता का जो भरोसा है वो कम हो रहा है, ये भी एक संकट है। तो ये सारे संकट मिल करके किसी ना किसी एक नए संकट को जन्म अवश्य देंगे। और उस संकट का नाम है कि पाकिस्तान भारत पे कोई ना कोई आतंकी कार्रवाई करने की हिमाकत अवश्य करेगा। और एक बात जो लोगों को ध्यान में देने की आवश्यकता है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान का दर्जा एक नॉन स्टेट आतंकवादी देश का बना दिया है और उसको हमास के लेवल पे ला खड़ा किया है। और ये कहा है कि अगर अब कोई आतंकवादी हरकत हुई, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर इजराइल पे हमास एक रॉकेट फायर करता है तो इजराइल से फिर 100 मिसाइलें छूटती हैं। इंडिया ने वही कर दिया है अब कि तुम हमास से ऊपर नहीं हो। तो पाकिस्तान के लोग, अच्छा, जो उनको जो है मजहब का जो घुट्टी पिलाई गई है, वो कहा गया ये सभी तो हिंदू बनिए हैं,
हम तो मुसलमान हैं, हमारे पास तो अल्लाह है, रसूल है, हिंदुओं के पास क्या है? तो और हम इनको जो है मच्छर की तरह मसल देंगे। तो ये जो उनके अंदर जो एक डिल्यूजन है, एक जो भ्रम की दुनिया में जो जी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को कोई डिल्यूजन नहीं है। पाकिस्तान के जनरल का जो वीडियो आपने अभी सुनाया था, उसको पूरी तरह एहसास है कि हमारी औकात क्या है, इंडिया ने हमारे साथ क्या किया है और भारत हमारे संग क्या कर सकता है। उनको ये भी मालूम है कि 7 और 9 मई को भारत हमारे साथ क्या-क्या कर सकता था। भारत ने बिल्कुल। हमला बहुत सीमित इसलिए रखा ताकि पाकिस्तान के आकाओं को पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होने का मौका न मिले, अमेरिका को और चाइना को और या थोड़ा बहुत टर्की को। इसलिए हमने जो है बहुत ही रिस्ट्रेन्ड ऑपरेशन था और चूंकि अमेरिकी हथियार की इंडस्ट्री तबाह हो गई है, अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन के सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो ध्वस्त हो गया, F-16 कुछ नहीं कर पाया, अमेरिका का नुकसान हुआ है। इससे आप देखिए ट्रंप के बोल बिगड़े हुए हैं, ट्रंप के बोल बदले हुए हैं। उसने कल फिर कहा है कि मैंने जो है मध्यस्थता कराई और दोनों को कहा मैं तुमसे ट्रेड करूंगा, दोनों इसलिए मान गए। अरे पाकिस्तान वो भूखा नंगा वो क्या ट्रेड करेगा भाई? उसके पास है क्या एक्सपोर्ट करने को? और इंपोर्ट करने के लिए उसके पास डॉलर नहीं है, उससे क्या ट्रेड करेंगे आप? उसको ट्रेड करना होगा तो वो इंडिया से दवाई खरीदेगा पहले। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी जुड़ने के लिए, और धीरेन्द्र पुंडीर जी का भी। आप दोनों ने कई मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण मीमांसा की, समीक्षा की और उनको अंडरलाइन करते हुए दर्शकों को समझाया। थैंक यू सो मच। नमस्कार।